फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नेम है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम फर्स्टली डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रो मींस चार्जेस और स्टैटिक मींस कि वो रेस्ट पोजीशन पर है, वो मोशन में नहीं है, मतलब मूव नहीं कर रहा। तो इसकी डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with interaction between two stationary charges। इसमें दो चार्जेस होंगे बट वो दोनों ही क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे, क्योंकि स्टैटिक्स का मतलब क्या आता है, रेस्ट पोजीशन पर है, वो मूव नहीं कर रहे, दोनों चार्जेस क्या है, स्टेशनरी है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन के कारण, जिसको हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the interaction of two stationary charges, It is a branch of physics which deals with the interaction of two stationary charges or charge produced by friction, और जो फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, produced by friction is called electrostatics. By friction is called electrostatics. उस टर्म को हम बोलेंगे that phenomena is called electrostatics. So इसकी डेफिनेशन को हमने कैसे डिफाइन किया, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें सिर्फ किसकी इंटरेक्शन होती है, स्टेशनरी चार्जेस की, क्योंकि इसमें क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक का मतलब क्या है कि वो दोनों ही चार्जेस क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है, तो इसलिए हमने स्टेशनरी वर्ड यहाँ पर यूज किया है। और द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, और जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे दैट फिनोमिना इज कॉल्ड electrostatics. So next we will discuss with the topic that is electric charge. So next definition we will discuss that is electric charge. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की जो किसकी वजह से होती है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रखेंगे और उस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसके कारण हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। So it is a property of matter by which that causes to experience a force when it is placed in an electromagnetic field. So ये वो प्रॉपर्टी है मैटर की जो किसकी वजह से होती है, फोर्स लगाने की वजह से, जब उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रखा होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। सो इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it is the physical property of matter that causes a एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की जो किसकी वजह से होती है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, that causes to experience a force, when placed in an electromagnetic field ये फिजिकल प्रॉपर्टी की ये एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की जो किसकी वजह से होती है, फोर्स लगाने की वजह से। जब अभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, उस पर फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव अगर सेम चार्जेस हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर तो डिफरेंट चार्जेस है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस कम्स इन टू टाइप्स, दैट इज
दोनों चार्जेस क्या है, द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों ही चार्जेस इक्वल और क्या है, अपोजिट है। सो प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज whereas electrons carries negative charge. So here we write protons carries positive charge, protons carries a positive charge and the electron carries a negative charge. Negative charge. The two charges are equal and opposite. The two charges are equal and opposite. दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल और अपोजिट हैं. The two charges are equal and opposite. So इसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसमें क्या है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, उस पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज. सो फर्दर इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन्स के ऊपर हमेशा चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज द टू चार्जेस, दो चार्जेस हमेशा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट होंगे. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, whereas डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट सेम चार्जेस like charges repel each other whereas unlike charges attract each other. प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है. सपोज अगर हम लें कि दोनों चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सेम है, तो वो उसको हम बोलेंगे वो क्या करेंगे, लाइक चार्जेस हैं और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. और जो एक पॉजिटिव ले और दूसरा नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. अलग अलग है उसको हम बोलेंगे अनलाइक चार्जेस, अगर सेम है तो बोलेंगे लाइक चार्जेस. सो अगर हमारे पास है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें हम बोलेंगे that like charges repel each other, like charges repel each other. अगर हमारे पास एक है पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, अगर सेम चार्जेस अगर तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, लाइक चार्जेस है, तो जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. अगर अपोजिट है उससे, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, वो क्या है, अनलाइक चार्जेस, जो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स देन इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. तो उस पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज. इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is more than अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, if the number of electrons is more than protons, then the atoms acquires a negative charge. Then the protons then the atoms acquire a negative charge, acquire a negative
चार्ज, तो उस केस में एटम्स के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द एटम्स एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो प्रोटॉन से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है और पॉजिटिव कम है तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो एटम्स के ऊपर भी चार्ज कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। सो इफ द number of protons is more than electrons, number of protons is more than electrons, then the atoms acquire a positive charge, तो एटम्स के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इलेक्ट्रिक चार्ज। एसआई यूनिट चार्ज की क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड 1 coulomb is equal to 6.24 into 10 raised to power 18 elementary charges. So 1 SI unit of charge is coulomb, which is denoted by C. Charge को हम denote करते हैं Q से, and the unit of charge is coulomb, which is denoted by C. So 1 coulomb is equal to 6.24 into 10 raised to power 18 elementary coulomb, elementary charges. So 1 coulomb की वैल्यू कितनी है? That is equal to 6.24 into 10 raised to power 18 elementary charges. And the SI unit of charge is coulomb, which is denoted by C. तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। And now we will discuss about the conservation of charge. अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, for an isolated system total charge हमेशा क्या रहेगा? Total charge remain constant. Charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another, or equal amount of positive or negative charges can appear or disappear. So in an isolated system, so now we will discuss about the conservation of charges. So conservation of charges is So conservation of charges means for an isolated system, अगर हम isolated system की बात करें तो total charge इसमें क्या रहेगा? Total charge remain constant. It means charge ना ही destroy किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता. So for an isolated system इसलिए total charge हमेशा क्या रहेगा? constant रहेगा. For an isolated system, total charge remains constant. Total charge remains constant. It means charge can neither be created. Charge can neither be created. Nor be destroyed. ना ही चार्ज को क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता. इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस
can appear or disappear. Charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another, or positive or negative charge can appear or disappear. और equal amount में positive या negative charge या appear होंगे या क्या हो जाएंगे, disappear हो जाएंगे. इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. चार्जेस ना ही क्रिएट हो सकते और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते, ये सिर्फ ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ. और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस can appear or disappear. तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कूलम्स लॉ. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ क्या है. कूलम्स लॉ की फर्स्टली डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे. कूलम्स लॉ Coulomb's law क्या है? So Coulomb's law, according to Coulomb's law, the force between two point charges Q1 Q2 is directly proportional to product of two charges. दो charges हैं, दो point charges हैं Q1 और Q2, वो directly proportional है उसकी product के और inversely proportional है उसके distance की. So इसको हम कैसे define करेंगे? According to Coulomb's law, Coulomb's law, Coulomb's law के अकॉर्डिंग क्या है? The force between two point charges, the force F between two point charges, Q1 and Q2 is directly proportional to product of two charges, is directly proportional to the product of charges Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यही हमारी डेफिनेशन है किसकी? कूलम्स लॉ की. दैट कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2. According to Coulomb's law, there are 2 point charges Q1 and Q2 and their separation between them is denoted by R. So according to Coulomb's law, the force F between two charges, the force लग रही है F दो चार्जेस के बीच में, वो इन दोनों का क्या है? प्रोडक्ट. Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो इसमें अगर हम अलग-अलग करके डिफाइन करें, दैट फोर्स इज directly proportional to two charges and inversely proportional to its square of distance between them. So combining equation first and second, we get
equation first and second, we get F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के Q1 Q2 by R square. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमारी वैल्यू क्या है, F is equal to कांस्टेंट के Q1 Q2 by R square where K is constant of proportionality. So in CGS system, small k is equal to 1 by K. So in CGS system, so the formula of F is K Q1 Q2 by R square. So अगर हम बात करें CGS system में, in CGS system small k will be equal to 1 by capital K where capital K is dielectric constant. So the formula is F is equal to K Q1 Q2 by R square. So ये है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला. So in CGS system, अगर हम बात करें CGS system की, in CGS system small k will be equal to 1 by capital K where K is dielectric constant. K is dielectric constant. तो small k की वैल्यू क्या है, that is equal to 1 by K where K is dielectric constant. अगर हम वैक्यूम की बात करें, for vacuum or for air the value of capital K should be equal to 1 and for other medium the value of K should be greater than 1. But in SI system the value of small k will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r. So for vacuum or for air the value of K should be equal to 1. उस केस में K की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के. अगर हम किसी और मीडियम की बात करें, for other medium the value of K should be greater than 1. तो उस केस में K की वैल्यू क्या होगी, greater than 1. So now we will discuss the SI unit. So in SI system small k will be equal to, the value of small k will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r. The value of small k will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r where epsilon naught is equal to permittivity of free space which is equal to 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square Newton meter square. So epsilon naught is equal to permittivity of free space is equal to permittivity of free space which is equal to 8.85 into 10 raised to power minus 12 Newton meter square, Newton inverse meter square और कूलम का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर. So the value of epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to power minus 12 coulomb square Newton inverse meter minus 2. So the epsilon r is equal to permittivity of the medium. इसमें क्या था, epsilon naught क्या था, permittivity of free space where epsilon r is equal to permittivity of the medium. So इसमें भी सेम होगा, for air for vacuum the value of epsilon r will be equal to 1 and for epsilon r greater than 1 जब उस केस में होगा किसी भी मीडियम के केस में.
सो 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, whereas epsilon r is equal to permittivity of, so epsilon r is equal to permittivity of the medium, so इसमें भी अगर हम बात करें फॉर वैक्यूम, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होगी इस केस में, एप्सिलॉन r की वैल्यू भी 1 होगी, और किसी अदर मीडियम की बात करें उस केस में एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। सो फॉर वैक्यूम और फॉर एयर, फॉर वैक्यूम ये हम बात करेंगे फॉर एयर, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1। सो फॉर अदर मीडियम, तो उस केस में एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। हेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9। So the value 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square। So the value of F is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by